आज तीसरे प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 दिन हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए करीब 45 क्वेश्चन के, परसों 25 क्वेश्चन थे और कल 20 क्वेश्चन था। तो 2 दिन हम लोगों ने एरर का क्वेश्चन कर लिया। हमने सोचा आप एरर करते करते हो गए होंगे, तो आज एक नया सेगमेंट इम्प्रूवमेंट का लेकर आए हैं। तो अब 1-2 दिन इम्प्रूवमेंट कर लिया जाए तो 2 दिन के बाद कुछ और जैसे फिलर वगैरह का क्वेश्चन बनाएंगे। तो 2 दिन इम्प्रूवमेंट हम लोगों को करना है, आज और कल। तो आज भी 20 क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन कर ही लिए होंगे, मुझे उम्मीद है ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के वैसे ही सही हो गए होंगे। 2 एक क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो चलिए क्लियर कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू आर टर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। तो इन्होंने कहा कि हमें रिपोर्ट करना जब आप दिल्ली से वापस आ जाएं। तो प्लीज रिपोर्ट टू मी, ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस में होता नहीं, इम्परेटिव सेंटेंस फ्यूचर में होता है, क्योंकि हम जिस बात के लिए ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट देते हैं वो कार्य प्रेजेंट में नहीं होता, वो फ्यूचर में होता है। जैसे हम किसी से कहें कि प्लीज़ लेंड मी 100 रुपीज़, आप मुझे 100 रुपया उधार दीजिएगा। तो 100 रुपया उधार दीजिएगा, ये जिसमें हम कह रहे हैं उसके बाद ये काम होना है। तो हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस का इंटेंशन फ्यूचर टेंस की ओर होता है। तो चूंकि इम्परेटिव सेंटेंस का इंटेंशन फ्यूचर की ओर होता है, इसलिए व्हेन के बाद जो सेंस आता है वो फ्यूचर का। किंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि जब व्हेन लगा होता है तो उसके बाद सेंटेंस का सेंस तो फ्यूचर का होता है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट में होता है। ये इसलिए होता है कि व्हेन टाइम का कंजंक्शन है। अच्छा, इसको आप एडवर्ब कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो किसी भी एडवर्ब ऑफ टाइम या किसी भी कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ टाइम जिसमें आप इफ ले सकते हैं और इफ की कैटेगरी के और तमाम सारे वर्ड हैं, या कंजंक्शन एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे हम ले सकते हैं व्हेन हो गया, एज सून एज हो गया, नो सूनर वगैरह हो गया। तो इस तरह के आफ्टर बिफोर हो गया, इस तरह के एडवर्ब्स या इस तरह के कंजंक्शंस के बाद कभी फ्यूचर टेंस नहीं लगता। मीनिंग फ्यूचर में होगी लेकिन विल शैल लगाना मना होता है। ठीक है। तो अब ये जो हमारे सामने व्हेन लगा हुआ है, व्हेन के बाद काम तो होना है फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर में ये सेंटेंस बनाया नहीं जाएगा। कभी भी आप व्हेन के बाद यू विल नहीं लगा सकते हैं। जैसे लिखा हो कि व्हेन यू कम, व्हेन यू विल कम नहीं लगेगा, व्हेन यू कम लगेगा। तो इस तरह से अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो ये सेंटेंस कहा जा रहा है कि जब आप दिल्ली से वापस आएँ तो हमें इन्फॉर्म करिएगा। तो जब आप दिल्ली से वापस आएँ तो सेंटेंस लिखा है व्हेन यू आर कम। तो टर्न बैक तो ठीक है, लेकिन यू के बाद जो ये आर लगा हुआ है ये आर गलत है, क्योंकि किसी भी बी फॉर्म मतलब इज एम आर वाज वर इन सब के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती। बी फॉर्म के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी या तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आइए देखते हैं ऑप्शंस में से क्या सही हो सकता है। अभी मैंने कहा था कि व्हेन के बाद विल शैल नहीं लगा सकते, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। और तीसरा ऑप्शन देखिए, रिटर्न के बाद बैक लगा हुआ है। तो अभी मैंने क्या कहा था, टर्न बैक तो सही है, लेकिन रिटर्न के साथ बैक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, और वापस आने के बाद अगर आप रिटर्न के साथ बैक यूज कर देंगे तो ये सुपरफ्लुअस माना जाता है। तो रिटर्न के साथ बैक नहीं लगेगा। जैसे कहा जाता है रिपीट अगेन, तो रिपीट के बाद अगेन नहीं लगता, रिटर्न के बाद बैक नहीं लगता, रीइटरेट के बाद बैक नहीं लगता, रिवर्स के बाद बैक नहीं लगता। तो इस तरह से कुछ वर्ड होते हैं, सुपरफ्लुअस में पढ़ाएंगे, जिसमें यह है कि रिटर्न वगैरह के बाद बैक नहीं लगता। तो पहला ऑप्शन तो हमारा इसलिए गलत हो गया कि व्हेन के बाद विल नहीं लगना चाहिए था। तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि रिटर्न के बाद बैक नहीं लगता है। और व्हेन में यू आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगनी चाहिए थी। अगर ये सेंटेंस गलत है तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकता। फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? बी। और चेक करके देख लेते हैं, वैसे एक ऑप्शन तो सही होना ही होगा, यू रिटर्न। यू रिटर्न ये सेंटेंस सही है, यू के बाद फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ व्हेन लगा हुआ है। फ्रॉम दिल्ली ये सेंटेंस करेक्ट है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होना चाहिए बी।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डजन ही। ठीक, तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस के बाद डजन ही लिखा हुआ है। ये डजन ही क्या है? इसे अंग्रेजी ग्रामर में टेक्निकली ग्रामेटिकली कहा जाता है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग की एक शर्त होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा आगे जब भी क्वेश्चन मिले तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर लगाया जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए हमेशा याद रखिएगा कि प्रोनाउन होगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है, कभी नाउन नहीं हो सकता। और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, और एक चीज़ और ध्यान रखना होता है इसमें नाट का। तो अगर मेन सेंटेंस में नाट नहीं है, जैसे इसमें नाट नहीं लगा है, हैज़ बीन लिखा है, हैज़ बीन में नाट नहीं लगा है, इसका मतलब हुआ कि जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ नाट जरूर लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब में नाट लगाना होगा। तो अगर मेन सेंटेंस में नाट, इसमें नाट ना हो तो क्वेश्चन टैग में लगेगा, अगर इसमें नाट लगा होता तो क्वेश्चन टैग में नाट नहीं लगता। और एक खास बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की होती है वही हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग में रिपीट की जानी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब बदली नहीं जा सकती, ये बात आप बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो जो मेन सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो हमें ऑप्शंस में हैज ही लेनी चाहिए। तो बी का ऑप्शन इज लिखा है, सी का ऑप्शन इज लिखा है, ये दोनों किसी कीमत पर नहीं हो सकते क्योंकि मेन वर्ब थी हैज। ठीक है, मेन सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज है और क्वेश्चन टैग में भी हैज ही होना चाहिए। ठीक, तो दूसरे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में है एक्सरसाइज इज विनिवोलेंट टू गुड हेल्थ। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब कसरत। आजकल तो वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है भैया, योगा वोगा आप लोग करते रहिए क्योंकि इम्यूनिटी ही सबसे बड़ी चीज़ है। आपके शरीर की इम्यूनिटी आपको बचा पाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, यही सबसे बड़ी दवा है। अपने आप को इम्यून बनाए रखिए, उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह जरूर करते रहिए। तो इन्होंने कहा कि एक्सरसाइज इज विनिवोलेंट टू गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब मीनिंग देखिए, विनिवोलेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा नहीं, विनिवोलेंट यूज किया जाता है पर्सन्स के लिए। कैसे पर्सन्स के लिए? परोपकारी पर्सन्स के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है अच्छा, लाभदायक, फायदेमंद। तीसरा ऑप्शन है आपका बेनिफिशियंट। तो बेनिफिशियल और बेनिफिशियंट में कंफ्यूज मत होइएगा, बेनिफिशियंट और बेनिवोलेंट दोनों एक ही वर्ड हैं, दोनों की मीनिंग एक ही है। तो बेनिवोलेंट होता है परोपकारी और बेनिफिशियंट मतलब भी होता है परोपकारी। अब ये दोनों वर्ड लगे किसके लिए हैं भाई? एक्सरसाइज के लिए लगे हुए हैं। एक्सरसाइज क्या कोई पर्सन है? नहीं। तो ये बेनिवोलेंट और बेनिफिशियंट दोनों वर्ड गलत हैं। क्यों? परोपकारी, ये दोनों वर्ड परोपकारी के लिए लगते हैं, और परोपकारी कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग नहीं, या कोई एक्शन नहीं। एक्सरसाइज करना परोपकार करना नहीं होता, वो अपने ऊपर उपकार करना होता है। तो एक्सरसाइज करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो इस बेनिवोलेंट की जगह वर्ड होना चाहिए था, सॉरी गलत लग गया। इस एक्सरसाइज की बेनिवोलेंट की जगह वर्ड यूज करना चाहिए था बेनिफिशियल, आपका ऑप्शन होगा ए। लेकिन मैंने डी को नहीं डिस्कस कराया, आप कह रहे होंगे एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन छोड़ दिया। बाउंटियस, बाउंटियस का मतलब होता है बहुत प्रचुर मात्रा में, कोई चीज जो बहुत अधिक मात्रा में होती है, अ लॉट ऑफ, प्लेंटीफुल ऑफ, उसी को कहते हैं बाउंटियस। तो ये मात्रा के लिए लगा है, ये ऑप्शन तो खैर होता नहीं। और बेनिफिशियंट की बात हो ही चुकी है, बेनिवोलेंट की मीनिंग का है, ये दोनों नहीं लगेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। ठीक, अंडर द शेड ऑफ अ ट्री आपको पता पहले से ही होगा, लेकिन मैं एक कंसेप्ट
की बात कर लेना चाहता हूँ। मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक, ये एक पेड़ है और इस पेड़ के नीचे कोई आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो जब कोई आदमी इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ठीक नीचे देखिएगा, ये आदमी इस पेड़ के ठीक नीचे बैठा हुआ है, तो पेड़ के ठीक नीचे बैठा होगा तो ये पोजीशन क्या कही जाती है? इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं अंडर, वर्टिकली अगर पेड़ के नीचे बैठे हैं। अगर कोई आदमी यहाँ पर बैठा हो और यहाँ पर पेड़ की छाया पड़ रही है, तो पेड़ की मान लीजिए यहाँ पर छाया पड़ रही है और आदमी यहाँ बैठा है, तो ये आदमी पेड़ के नीचे तो नहीं बैठा है, क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर पेड़ का कुछ भी नहीं है, पेड़ के नीचे ये आदमी नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पर पेड़ है, मान लीजिए यहाँ सूरज होता और सूरज की यहाँ से लाइट इस पे पड़ रही होती, तो पेड़ की परछाई यहाँ बनती कहीं जाके, और इस पेड़ की परछाई में, पेड़ की छाया में कोई आदमी बैठा होता है, तो ये जो आदमी बैठा है, ये इस आदमी को इस पेड़ की परछाई ने चारों ओर से घेर रखा है। तो पेड़ की परछाई इस आदमी के चारों ओर एक एरिया बना रही है। तो चूंकि ये एरिया में बैठा हुआ है आदमी, इसलिए इसके लिए हमें प्रीपोजिशन लगाना चाहिए इन, ना कि अंडर, ठीक। तो अंडर कब लगता? जब कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे होता, और इन लगना चाहिए जब कोई व्यक्ति उस पेड़ की छाया में बैठा हुआ है। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन होना चाहिए 4 का इन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंडीशनल सेंटेंस का इन केस इफ। तो इन केस और इफ दोनों सुपरफ्लुअस हो गए। इन केस का मतलब वही होता है जो इफ का मतलब होता है। तो दो दो कंडीशंस नहीं लग सकती हैं, या तो इन केस लगे या तो फिर इफ लगे। देखिए कुछ गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, इस तरह की टेक्निकल गलतियां होती रहती हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। ये कहा गया था कि इन, हम कह रहे थे कि इन केस और इफ दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, दोनों में से कोई एक लगेगा, क्योंकि जो इन केस का काम है वही इफ का काम है, ठीक। तो अब इन केस और इफ दोनों नहीं लगते हैं, नहीं लग सकते हैं। एरर तो इस सेंटेंस में है, इसका मतलब इम्प्रूव, ये नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन गलत हो गया। आइए दूसरे में चलते हैं। इफ सो, इफ सो का मतलब क्या है कि अगर ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये कोई कंडीशन नहीं होती, ये कंडीशनल कंजंक्शन नहीं है। इफ और सो दोनों एक साथ लगते नहीं है। बचा इन केस ऑफ। तो इन केस तो ठीक है, लेकिन इन केस के साथ ऑफ नहीं लगता, मतलब ये तीन ऑप्शन गलत हैं। पहला गलत है, और दूसरा गलत है, और चौथा गलत है। तो आपके पास बच क्या रहा है? इन केस। अभी मैंने कहा था कि इन केस के बाद इफ नहीं लगाना है, और तीसरे ऑप्शन में इन केस लिखा है, इफ नहीं लिखा है। मान लीजिए अगर केवल इफ लिखा होता, इन केस ना लिखा होता, तो वो भी ऑप्शन सही होता, लेकिन तब इन केस ना लिखा होता, क्योंकि चार में से एक ही ऑप्शन सही होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन, टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर, ठीक। टीवी सेट महंगे हो गए हैं, थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइसेज ऑफ इम्पोर्टेड कंपाउंड्स। तो अब इन्होंने कहा कि जो वजह बता रहे हैं टीवी सेट्स के महंगे होने की, वो इम्पोर्टेड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेड कंपाउंड, टीवी सेट महंगा होना और इम्पोर्टेड कंपाउंड में क्या रिलेशन होगा? कि जो चीज़ें बाहर से आयात की जाती हैं, विदेशों से इम्पोर्ट की जाती हैं, उन्हीं की वजह से टीवी सेट महंगे हुए हैं। तो अब कंपाउंड तो होता है यौगिक के लिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दो चीज़ों को समान मात्रा में या एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर कंपाउंड बनता है, यौगिक होता है। तो टीवी सेट में कोई यौगिक वगैरह लगाने की तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये ये वर्ड गलत है, तो ये वर्ड गलत है, तो डी वाला ऑप्शन भी गलत है। चलिए देखते हैं इनमें से और कौन सा वर्ड सुटेबल हो सकता है। ट्यूब्स की बात करते हैं। तो आप लोग तो खैर एलईडी के ज़माने के हैं, आप लोगों के घरे में एलईडी लगी होगी, लेकिन हमारे ज़माने में टीवी सेट हुआ करते थे। तो टीवी सेट में स्क्रीन के पीछे एक पिक्चर ट्यूब लगती थी। तो टीवी की वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता था, पिक्चर ट्यूब। तो पिक्चर ट्यूब विदेशों से इंपोर्ट कराई जाती थी। तो जब
वो विदेशों से आती थी और महंगी हो जाती थी, तो टीवी सेट भी महंगे हो जाते थे। तो ट्यूब, पिक्चर ट्यूब टीवी सेट का एक कंपोनेंट है। दूसरा ऑप्शन है कंपोनेंट और तीसरा ऑप्शन है थिंग। इन्होंने कहा इंपोर्टेंट थिंग्स के महंगे होने से टीवी सेट महंगे हुए, या इंपोर्टेड कंपोनेंट्स के महंगे होने पर टीवी सेट महंगे हुए, या इंपोर्टेड ट्यूब्स के महंगे होने पर टीवी सेट महंगे हुए। तो ट्यूब चूंकि एक पार्ट की बात हो रही है, तो केवल एक पार्ट से टीवी सेट महंगा होने की लॉजिक तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक पार्ट से महंगे होने पे टीवी सेट महंगा होने की लॉजिक नहीं आ रही है। ये पहला वाला ऑप्शन कमजोर पड़ रहा है, मतलब सुटेबल लग रहा होगा आपको सोचने में। थोड़ा थोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चूंकि ये टीवी सेट में यूज किया जाता है, तो टीवी सेट में यूज किया जाता है, टीवी सेट का एक पार्ट है, तो क्यों ना ये ऑप्शन हो। ठीक है, हो सकने की संभावना तो है, लेकिन अगर इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिल जाएगा तो हम इसे छोड़ देंगे। कंपोनेंट तो टीवी के जितने भी पार्ट हैं सबको कंपोनेंट कह सकते हैं। और थिंग्स का मतलब होता है, चूंकि जब टीवी की बात हो रही है तो टीवी से ही रिलेटेड कोई चीज़ होगी ना, कोई उपकरण की बात होगी। थिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चूंकि ये इसका दायरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसको कवर कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं लेंगे। ट्यूब एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम हो गया। अब टीवी सेट में जितने भी उपकरण लगे होते हैं उन सबको कंपोनेंट कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और डी तो पहले से ही गलत हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बिकॉज द एनिमी हैड अ रेपुटेशन ऑफ एंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स। स्नीक अटैक का मतलब होता है छुप कर वार करना। तो कहा जा रहा है कि चूंकि जो दुश्मन है जिससे हमें सतर्क रहना है, हमारा दुश्मन छुपकर वार करने में बहुत फेमस है। मतलब हैड अ रेपुटेशन, उसका बड़ा नाम है छुपकर वार करने में। तो इस वजह से हमें वी वर फ्रिक्वेंटली ऑन द अलर्ट, तो हम लोग क्या थे कि सतर्क थे, सबके सब लोग बड़े अलर्ट थे। तो अब ये बताइए कि अगर आपको ये पता हो कि आपका दुश्मन छुपकर वार करता है, तो आप कितना अलर्ट रहेंगे, कितना अलर्ट रहेंगे, इसके लिए फ्रिक्वेंटली वर्ड सुटेबल है या नहीं सुटेबल है। तो फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है जो फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा होता हो। जैसे कोई आपका दोस्त है और मतलब महीने में 20 बार आपसे मिलने आता हो, तो आप ये कहेंगे ना कि वो हमसे फ्रिक्वेंटली मिला करता है। फ्रिक्वेंटली का मतलब हुआ कि बहुत अधिक फ्रिक्वेंसी में, लेकिन हमेशा नहीं, बहुत अधिक फ्रिक्वेंसी में। ओकेजनली का मतलब क्या होता है, कभी कभार, मौके मौके, मतलब दिवाली, दशहरा, ऐसे ऐसे मौके मौके पर। और इनएविटेबली का मतलब क्या होता है, अनिवार्य रूप से, मतलब ऐसा जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसका होना निश्चित है। जैसे मृत्यु निश्चित है, मृत्यु अटल है, तो हम कह सकते हैं कि डेथ इज इनएविटेबल। और ओकेजनली अवसर अवसर पे होता है। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, बिना रुके। अब ये बताइए, अगर आपका दुश्मन, आपको पता होगा आपका दुश्मन छुपकर वार करता है, तो आप अलर्ट कैसे रहेंगे? अलर्ट फ्रिक्वेंटली रहेंगे, या ओकेजनली रहेंगे, या इनएविटेबली रहेंगे, तो या कॉन्स्टेंटली रहेंगे। तो मेरी समझ से इसमें सबसे सुटेबल ओके ऑप्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंटली। हम लगातार सतर्क रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्यूअर पीपुल केम टू वॉच क्रिकेट मैचेज दिस ईयर। और आगे लिखा है सो लगने का मतलब ये सेंटेंस कारण का होगा और ये सेंटेंस उस कारण का परिणाम होगा। तो कारण ये है कि इस बार क्रिकेट मैचेस देखने के लिए बहुत कम लोग आए। पीपल प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके पहले फ्यूअर लगा है। और दूसरा वर्ड है इसलिए, दे अर्नड लेसर मनी देन लास्ट ईयर। तो इसलिए इस साल पिछले साल से कम कमाई हुई। ठीक है, तो लेसर मनी, लेसर को बोल्ड में किया गया है और कहा जा रहा है कि क्या ये सेंटेंस गलत है, और गलत है तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो हम लोग ये जानते हैं कि जो काउंट अमाउंट के लिए वर्ड आता है वो है लिटिल, और लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, लेस, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लीस्ट होती है। तो लिटिल, लेस और लीस्ट।
लेसर जैसी कोई कंपैरेटिव डिग्री होती नहीं। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? लेस होती है। तो लेसर कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब कि हमारा ये जो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है, ये गलत है। लेसर वर्ड ही गलत है, हमें इस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, बचा ए, बी और सी में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक एक करके चेक करते हैं इनको। चलिए मोर को देखते हैं। मोर अगर हम लगा देते हैं तो दे अर्नड मोर मनी, तो ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन इसका सेंस नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि जब क्रिकेट मैच देखने के लिए कम लोग आएंगे तो मोर मनी कैसे कमा सकते हैं आप? इसका मतलब कि ये कंटेक्चुअली गलत है। ग्रामेटिकली सही है किंतु कंटेक्चुअली ये वर्ड गलत है। चलिए नीचे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्यूअर। तो फ्यूअर अभी पहले भी लगा हुआ है, देखिए फ्यूअर के बाद लगा क्या है? पीपुल। तो आप लोगों को कल वाले वीडियो में भी एक चीज़ मैंने बताई थी कि एक वर्ड होता है मेनी, और मेनी की तरह के ही एक वर्ड होता है फ्यू फ्यू, और फ्यू के ही जैसा एक वर्ड होता है सेवरल। अगर आप पढ़ाते समय, ग्रामर की क्लास लेते समय बताएंगे। तो मेनी है, फ्यू है, सेवरल है, इन सब के साथ कैसा नाउन यूज किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया जाता है। यानी कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं और वो चीज़ें एक से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब मेनी एंड फ्यू इज यूज्ड बिफोर द नाउन विच इज मोर देन वन, दैट मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो मेनी और फ्यू को प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है, और यहाँ हमारा नाउन है मनी। और मनी क्या है? मनी है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई चीज़ संख्या में नहीं यूज की जा सकती है, वो चीज़ किस में आनी चाहिए? मात्रा में। ठीक। अब मात्रा में कोई चीज़ आनी चाहिए, तो मात्रा के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? मोर है नहीं, फ्यूअर है नहीं, मात्रा में कौन सा वर्ड आ जाएगा? लेस। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, लेस लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक। तो मनी के पहले सुटेबल ऑप्शन क्या था? लेस था। फ्यूअर मनी, अनकाउंट मनी जो है अनकाउंटेबल है, उसके पहले फ्यूअर लगा नहीं सकते हैं, और मोर सेंस नहीं दे रहा। ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने लेस क्यों लगाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। गॉड हैज बेस्टोड मैन, गॉड हैज बेस्टोड मैन। तो बेस्टो का मतलब होता है जब ईश्वर मेहरबानी करके हमें कोई गिफ्ट, कोई गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब कोई टैलेंट वगैरह दे देता है। जैसे गॉड सचिन के ऊपर मेहरबान हुए तो उनको क्रिकेट खेलने का टैलेंट दे दिया। ऐसे ही तमाम लोग हैं। तो बेस्टो, जब किसी को कोई चीज़ बेस्टो की जाती है तो हमेशा बेस्टो वर्ब और उस पर्सन के बीच में या तो ऑन लगना चाहिए या तो अपान, दोनों में से जो भी आपको आ जाए। हालांकि दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे कभी, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेंगे क्योंकि दोनों सही है। अब डिफरेंस क्या होगा कि अपान इज मोर फॉर्मल, अपान थोड़ा फॉर्मल है और ऑन जो है इनफॉर्मल है। तो अगर बेस्टो के बाद ऑन या अपान लगा हो तो वही ऑप्शन सही होगा। ये फिक्स फ्रेज का रोल है, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो बेस्टो के बाद पहले में विद लगा है, ये हो नहीं सकता। दूसरे में फार लगा है, ये हो नहीं सकता। तीसरे में बेस्टो ऑन लिखा है, यही सही होगा। और नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि बेस्टो के बाद प्रीपोजिशन आना बेहद जरूरी है। चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, मेनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड होस्टेज। ठीक है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो पैसिव वॉइस है। देखिए वर लिखा, बीइंग लिखा, हेल्ड लिखा। तो हेल्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये बीइंग मतलब कंटिन्यूअस टेंस जब एक्टिव वॉइस में होता है। मान लीजिए जैसे कंटिन्यूअस में लिखा हो राइटिंग, तो पैसिव वॉइस में हो जाता है बीइंग रिटन। एक्टिव वॉइस के कंटिन्यूअस में होता है टेकिंग, तो पैसिव वॉइस में हो जाता है बीइंग टेकन। तो ठीक उसी तरह से होल्डिंग का ये बना होगा पैसिव वॉइस में बीइंग हेल्ड। तो अब ये देखा जाए कि क्या इस सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस के होने की आवश्यकता थी या नहीं थी। तो मेनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज, बहुत से वर्कर्स को, मजदूरों को बंधक बना लिया गया था। हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक बना लिया जाना। तो बहुत से मजदूरों को बंधक बना लिया गया था। अब आप इस सेंटेंस पे गौर करिए और दिमाग लगाइए, सोचिए जरा।
कि किसी को बंधक बनाने की क्रिया क्या कंटिन्यू चल सकती है या फिर बंधक बना लेने के बाद वो क्रिया पूरी हो जाएगी। मतलब बंधक बनाने का एक्शन परफॉर्म हो चुका हो, अगर कंप्लीट हो गया हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट या फिर परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। अगर एक्शन प्रोसेस में है, गोइंग ऑन, तो कंटिन्यूअस में होना चाहिए। तो सेंटेंस का सेंस तो ये महसूस करा रहा है कि ये एक क्रिया पूरी हो चुकी है। तो बंधक बनाने की प्रक्रिया अगर पूरी हो चुकी है तो ये कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता, यानी कि इसका इम्प्रूवमेंट नहीं होने की ज़रूरत है। नो इम्प्रूवमेंट यहाँ नहीं लगेगा। अब बात आती है कि जो हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं उनमें से क्या लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वर। वर को हम लेंगे क्योंकि वर बोल्ड में नहीं है। वर के बाद बीइंग हेल्ड ये बोल्ड में लिखा हुआ है। तो वर क्या है? वर है बी की सेकेंड फॉर्म, मतलब इसका मेन क्या है? बी है। बी के बाद हम कौन कौन सी वर्ब लगा सकते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बी के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती नहीं, सेकेंड फॉर्म नहीं लगती। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है या तो आईएनजी फॉर्म लगती है। तो बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है अगर कंटिन्यूअस टेंस हुआ, और थर्ड फॉर्म लगती है अगर पैसिव वॉइस हुआ। तो सेंटेंस पढ़ के हम लोगों ने देखा ही था कि ये पैसिव वॉइस की डिमांड कर रहा है। तो इसका मतलब हमें इस वर्ब के बाद क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में यही होता है, वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये वाला ऑप्शन तो हुआ नहीं था, पहला ऑप्शन देखते हैं, होल्ड। तो होल्ड नहीं हो सकता क्योंकि होल्ड क्या है? होल्ड इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, फर्स्ट फॉर्म होल्ड होती है, सेकेंड फॉर्म हेल्ड और थर्ड फॉर्म हेल्ड। तो इस वर्ग के बाद तो हम होल्ड लगा ही नहीं सकते, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है वो। तो पहला ऑप्शन हो गया, गया काम से। रहा दूसरा ऑप्शन, हेल्ड हॉस्टेज। तो ये हेल्ड क्या है? वर्ग की थर्ड फॉर्म है, हॉस्टेज ये सही है, मतलब हेल्ड हॉस्टेज से मतलब बंधक बनाया। और तीसरा ऑप्शन है हेल्ड लाइक हॉस्टेज। तो इसमें जो हेल्ड के बाद लाइक लगा दिया गया है, ये लाइक लगाना गलत था। क्यों? होल्ड हॉस्टेज होता है, बंधक बनाने का मतलब होल्ड समबडी हॉस्टेज। होल्ड हॉस्टेज में बीच में लाइक या एज नहीं लगता, इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है? केवल बी वाला, और यही होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, और ये आपके आया स्क्रीन के सामने। 11th क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी दैट। इनडायरेक्ट में बन गया, ही टोल्ड मी रिपोर्टिंग हो गया, उसके बाद दैट के बाद इनडायरेक्ट बन रहा है असर्टिव सेंटेंस का। ही टोल्ड मी दैट ही वाज मैरिड 4 years। उसने हमें बताया कि उसकी शादी हो गई थी 4 साल। अब क्या 4 साल? 4 साल पहले कि 4 साल बाद? तो अगर कोई आदमी हमसे बता रहा है अपनी शादी के बारे में, तो उसकी शादी हो चुकी है या होने वाली है? तो जब कोई आदमी शादी के बारे में बता रहा तो यही बता रहा होगा कि उस व्यक्ति की शादी हो गई। इसका मतलब बताने के पहले हो गई। अब बताने के पहले अगर उसकी शादी हो गई तो बताने के पहले कितने दिन पहले शादी हुई थी ये बताना होगा। हमें सेंस लेना है 4 साल, 4 साल पहले। तो हमें लेना है 4 साल पहले का सेंस। ठीक है, तो पहले के लिए हम अंग्रेजी में क्या यूज करते हैं ये देखना है। तो ओवर 4 years एगो नहीं, 4 years एगो, हाँ ये सही लगा है पहले के लिए। अबाउट 4 years नहीं, ये भी गलत है। और नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पहले आना जरूरी है। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ, सी वाला ऑप्शन गलत हुआ, डी वाला ऑप्शन गलत हुआ। हमारे सामने ऑप्शन कौन सा बचा? 4 years एगो। आपका आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चेन्नई इज बाय द वे अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। कॉस्मोपॉलिटन वर्ड होता है विश्व प्रेमी। जैसे हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। तो जो व्यक्ति पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अब ये चेन्नई जैसे शहर के लिए यूज कर दिया गया है कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब हुआ कि चेन्नई में दुनिया भर से लोग आके रहते हैं, और चेन्नई के लोग उन दुनिया भर से आके रहने वाले लोगों को अपने जैसा समझते हैं, सबको भाई समझते हैं। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन वर्ड हमने डिस्कस कर लिया। अब लेकिन बोल्ड में हमें जो पोर्शन मिला है वो लिखा है बाय द वे। अब आप यूजेस में बाय द वे का यूज कब करते हैं? जैसे
मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके यहाँ आया, आपसे मिलने के लिए आया और आपको उम्मीद नहीं थी, तो थोड़ी देर के बाद आप अचानक पूछते हैं कि बाय द वे कैसे आना हुआ। तो बाय द वे का मतलब क्या हुआ, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि वैसे हम वहाँ जा रहे थे, वैसे आपसे मुझे काम था, तो बाय द वे ऐसे यूज किया जाता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में बाय द वे की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय द वे की ज़रूरत नहीं है, तो फिर नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। अब बचा बाय एंड बाय द बाय का। तो बाय द बाय का मतलब होता है के द्वारा, तो हमारा ये भी सेंटेंस गलत हो गया। बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज का मतलब होता है बहुत हद तक, और ऑन द लार्ज ये कोई फ्रेज नहीं है। तो अब ये देखिए कि बाई एंड लार्ज का मतलब क्या फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने कहा बाई एंड लार्ज का मतलब होता है बहुत हद तक, और चेन्नई के बारे में अगर हम ये कहें कि चेन्नई बहुत हद तक एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो फिर बाई एंड लार्ज ये ऑप्शन सही लग रहा है बाई द वे की जगह। ठीक, तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, 13वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और 13वां क्वेश्चन आ गया सामने। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर मी मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। यहाँ एन एंड, ये एंड समाप्ति मत समझिएगा, इस एंड का मतलब हुआ लक्ष्य, उद्देश्य। ठीक, देखिए सबसे बढ़िया आप इम्प्रूवमेंट तभी कर पाएंगे जब आप सेंटेंस में यूज किए गए वर्ड्स का सही सही मतलब समझ पाएंगे। ये एंड है, उद्देश्य, लक्ष्य। अब इन्होंने कहा कि मेरे लिए पैसा लक्ष्य के लिए डैश चीज है। लक्ष्य के लिए क्या है, ये मीन्स है, साधन। तो इन्होंने कहा कि पैसा ओनली द मीन्स, अगर ओनली द मीन्स का मतलब क्या हुआ, इकलौता। सोचिएगा, ओनली द लगने से मतलब हो गया इकलौता, और सेंटेंस का मतलब हो गया कि मेरे लिए पैसा लक्ष्य को प्राप्त करने का इकलौता साधन है। तो पैसा लक्ष्य को प्राप्त करने का इकलौता साधन नहीं है भैया, इसके लिए कर्म भी करना पड़ता है, और थोड़ी बहुत, तनिक मामले में ही सही लेकिन थोड़ी बहुत भाग्य का भी रोल होता है, लेकिन आपकी मेहनत का सबसे ज़्यादा रोल होता है। पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, नहीं तो सारे करोड़पति आईएएस ना होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ओनली द मीन्स गलत है, पैसा लक्ष्य प्राप्त करने का इकलौता साधन नहीं है, तो मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आइए बात करते हैं ओनली मीन्स। ओनली मीन्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये मीन्स के पहले हमें आ या कोई आर्टिकल लगाना जरूरी है। ओनली द मीन, अब ओनली द मीन में जब यहाँ दा नहीं लग पाया था तो यहाँ कैसे लग जाएगा, और मीन नहीं लगेगा, एक्चुअली ये मीन्स लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप लोग इस बात पर ध्यान रखिएगा कि एक दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड है मीन और दूसरा वर्ड है मीन्स, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। तो मीन का मतलब समझिए, मीन का एक मतलब होता है माध्य, जो आप लोग स्टैटिस्टिक्स में लगाते होंगे, समांतर माध्य, वो होता है मीन। और एक मीन एडजेक्टिव होता है, तो इसी मीन का एक मतलब एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव का मतलब होता है नीच, बहुत घटिया। और एक मीन का अर्थ होता है, मतलब इसकी मीनिंग ही होती है अर्थ। जैसे कहते हैं ना, व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का तात्पर्य क्या है, आपका आशय क्या है। लेकिन इसी मीन में जब एस लग जाता है तो इस मीन्स का मतलब हो जाता है संसाधन, तरीका। तो यहाँ जो मीन्स वर्ड यूज किया गया है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में लिया गया है। तो अब तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ लिखा है ओनली अमीन। ओनली अमीन्स का मतलब क्या हुआ, अब ये सोच रहे होंगे आपकी आ लगा है तो मीन्स क्यों लगा है। एक्चुअली ये मीन्स रेडीमेड वर्ड है, इस मीन में एस लगा ही है क्योंकि ये संसाधन का सेंस दे रहा है, और ये सिंगुलर है, इसके पहले आ लगा सकते हैं आप। आपकी वजह से वो गलती नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग यही सोचे होंगे ना कि मीन्स में एस लगा हुआ तो इसके पहले आ नहीं लगेगा। बच्चा ऐसे मत सोचा करिए, पहले उस वर्ड के यूज और उसके मतलब समझ लीजिएगा, तभी आ वगैरह काटिए। तीसरे को अगर हम लेके चलते हैं तो कहने का सेंस ये होगा कि मेरे लिए पैसा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है, और द को लेके चलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा मेरे लिए लक्ष्य को प्राप्त करने का इकलौता साधन है। तो देखो, पैसा लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन तो हो सकता है, लेकिन इकलौता साधन नहीं हो सकता। मतलब ये गलत, और ओनली मीन्स लग नहीं रहा था,
और ओनली द मीन ही गलत हो गया था, ये वर्ड मीनिंग नहीं आएगा, इसलिए इसमें ऑप्शन होना चाहिए सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई कोई क्वेश्चन डिस्कस करने में थोड़ा देर लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है द बुलेट स्ट्रक अ वॉल, मतलब ये बुलेट कौन से है? ये रॉयल एनफील्ड नहीं, ये सड़क पर चलती है, या हो भी सकती है नहीं, लेकिन हमें तो लग रहा है कि गन की बुलेट है। बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वाज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। बुलेट मतलब बंदूक की गोली दीवार से टकराई और डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स, और अपने मार्ग से मतलब मार्ग बदल दिया। तो मार्ग बदल, डाइवर्ट कब यूज किया जाता है? डाइवर्ट जब व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाता है तब यूज किया जाता है। जैसे बहुत से लोग गांव से आते हैं, बड़े बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी वगैरह में, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद जाते हैं पढ़ने के लिए, और जब यहाँ से जाते हैं घर से तो सीधे आईएएस बनने का सपना होता है। 2-3 साल बाद आईएएस तो नहीं बन पाते और ना जाने क्या क्या बन के रह जाते हैं। तो जब शहर की रंगीनी हवा लगती है तो सारे लक्ष्य वगैरह वहीं भूल जाते हैं, और फिर बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के और खाली सड़कों पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर ये डाइवर्ट वर्ड सुटेबल है। आप आए थे कुछ और बनने के लिए और यहाँ आके कुछ कुछ और ही बन गए, तो आप अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटक गए। ऐसे में डाइवर्ट लगता है। गोली के कहीं टकरा कर रास्ता बदलने के लिए डाइवर्ट नहीं यूज किया जाता, तो इसीलिए नो इम्प्रूवमेंट, डी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आया पहला ऑप्शन ट्विस्टेड। ट्विस्ट का मतलब होता है ऐंठ जाना, तो ये रस्सी वगैरह जब ऐंठती है, मरोड़ दी जाती है, तो उसके लिए यूज किया जाता है, ये गलत हो गया। बचा दो ऑप्शन आपके पास, रिफ्लेक्टेड और डिफ्लेक्टेड। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्लेक्ट क्या होता है। रिफ्लेक्ट लाइट वगैरह में पढ़ा होता है, जैसे यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है इधर की ओर और यहाँ टकरा करके इधर की ओर आ गई, मतलब जिधर से आई है उधर ही मुड़ जाएगी, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और डिफ्लेक्ट भी आप लोगों ने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़, लाइट जा रही है और यहाँ पर कोई उसको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, उसके बाद ये सीधी ना जा करके टेढ़ी हो जाए, तो इसको क्या कहा जाता है? डिफ्लेक्ट कर दिया। तो रास्ते से ऐसे जा रही थी, किसी चीज़ से टकरा के ऐसे बदल बदल गई, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाना हो जाता है। अब बताइए यहाँ सुटेबल क्या है? गोली दीवार से टकराएगी तो ट्विस्ट होगी? नहीं, ट्विस्ट नहीं होगी। रिफ्लेक्ट होगी? रिफ्लेक्ट ये हो के यूं हो जाता है, तो ये रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी। और डाइवर्ट होगी नहीं, तो फिर क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। गोली ये जा रही थी, किसी चीज़ से टकराई, यूं मुड़ गई, तो उसी को कहा जाता है डिफ्लेक्ट हो जाना। हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने। यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफ, कल वाली बात आ गई। शुड लगा हुआ है, शुड के बाद ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी है, तो शुड मॉडल वर्ब है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लग सकती। तो वह क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोस्ट, 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 तीनों में फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो अब बोस्ट के बाद प्रीपोजिशन क्या लगता है? फॉर लगता है, एट लगता है, या ऑफ लगता है? तो बोस्ट के बाद हमेशा ऑफ लगता है, इसलिए आपका ऑप्शन होना चाहिए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कर्णन आस्क्ड मी टू गो राउंड, कहा अपने साथ चलने के लिए। कर्णन ने मुझसे कहा अपने साथ चलने के लिए विद देम। अच्छा ठीक है, कई लोग थे साथ में कहीं जा रहे थे तो मुझे बुलाया। बट आई डिड नॉट वांट, किंतु मैं नहीं चाहता था। तो ये डिड नॉट वांट को बोल्ड में किया गया है। अब ये देखना है ये सही है या गलत है। तो एक चीज हमें देखना होगा कि आस्क्ड मेन सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। मेन सेंटेंस पास्ट में है, तो ये दूसरा वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गया कि डज नॉट और डू नॉट तो होगा नहीं। बात आई, यहाँ लिखा है आई डिड नॉट वांट, और यहाँ लिखा है, अच्छा आई तो बोल्ड में किया नहीं गया है। आप समझिए कि आई को बोल्ड में नहीं किया गया है, केवल डिड नॉट वांट को किया गया है। तो यहाँ लिखा है डिड नॉट वांट और यहाँ लिखा है डिड नॉट वांट टू। ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं क्योंकि दोनों प्रेजेंट में है। ठीक है, अगर सी सही हुआ तो नो इम्प्रूवमेंट, नहीं तो फिर सी होगा। देखते हैं कि वांट पे सेंटेंस खत्म हो सकता है कि नहीं खत्म हो सकता। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास एक वर्ब होती है वांट। वांट के बाद हम दो चीज़ें यूज करते हैं। अगर वांट के बाद कोई थिंग लिख देते हैं, जैसे हमने कहा वांट आइसक्रीम,
तो लिखा आई वांट आइसक्रीम, तो हमें आइसक्रीम की ज़रूरत है। यहाँ वांट के बाद हमने क्या लगा दिया, किसी वस्तु का नाम लगा दिया। और या फिर हम वांट के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे लिखा आई वांट टू गो, या कहते हैं आई वांट टू टेक अ कप ऑफ टी, तो आई वांट टू टेक, वांट के बाद क्या लगा, टू टेक अ कप ऑफ टी, या हमने कहा आई वांट आइसक्रीम। तो अगर वांट के बाद सीधे किसी नाउन का यूज किया गया हो तो ठीक है, नाउन लग जाएगा। अगर वांट के बाद वर्ब लगानी हो तो वर्ब अगर ना भी लग रहा हो तो टू तो आपको लगाना ही पड़ेगा। मान लो वर्ब अंडरस्टूड हो गई तो टू तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी लिहाज से यहाँ देखते हैं पहले वाले सेंटेंस में क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कन्नड़ आस्क्ड मी टू गो, लेकिन मैं चाहता नहीं था। क्या नहीं चाहता था, इसके बाद क्या लिखा है, आई डिड नॉट वांट टू गो। अगर ये कंप्लीट करता तो ये ऐसे बनता, आई डिड नॉट वांट टू गो। तो जब आई डिड नॉट वांट टू गो, इसका मतलब हम इस वांट के बाद क्या लगाना चाह रहे थे, टू गो लगाना चाह रहे थे, और ये ऊपर आ चुका था इसलिए नीचे लगाया नहीं गया। तो ऊपर जो आ चुकी है इसके लिए नीचे अगर लगाना नहीं गया तो आप कितना कॉपी कर सकते हैं, केवल गो को कॉपी कर सकते हैं, टू को नहीं। तो हमें इस वांट के बाद टू लगाना चाहिए था, ये होता आई डिड नॉट वांट टू, इतना होना चाहिए था। तो इसका मतलब हुआ कि ये गलत हो गया, ये गलत है। अब ये गलत, ये गलत, हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, सी वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 है वी ईट दैट वी में लिव। हम खाना खाते हैं, यहाँ लिखा है कि हम जिंदा रह सकें, तो इस दैट का मतलब हो गया ताकि, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। ये हो गया एक्शन और ये हो गया पर्पज, क्यों ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पर्पज बताने के लिए हम मे और माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो मे लगाना था या माइट लगाना था, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे मेन सेंटेंस की वर्ब से। मेन सेंटेंस की वर्ब है ईट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस है। तो अगर मेन सेंटेंस प्रेजेंट में है तो मे लगेगा, अगर यही मेन सेंटेंस पास्ट में होता तो यहाँ हम माइट लगाते। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18। 18 है ही हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन वी विजिटेड हिम। तो जो बोल्ड में है उसको नहीं, पहले जो बोल्ड में नहीं है उसको देख लेते हैं, इसका टेंस डिसाइड करते हैं। वी विजिटेड, वी विजिटेड मतलब ये क्या हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म विजिटेड, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट में है। जब हम उससे मिलने गए, ये सेंटेंस पास्ट में है, तो जब हम उससे मिलने गए तो उस समय कोई काम वो कर रहा था या कर चुका था। दो ही बात हो सकती है, हम किसी के यहाँ गए तो उस समय वो व्यक्ति या तो कोई काम कर रहा होगा या वो कोई काम कर चुका होगा। तो देखें कि क्या उस काम को वो कर चुका है या कर रहा है, और वो काम क्या है उस व्यक्ति का, वो है नाश्ता करने का। तो ये देखते हैं कि नाश्ता कर लिया है या फिर कर रहा है। ठीक है, होगा पास्ट में ही। तो पहला ऑप्शन जो हमारे सामने है वो हैड के साथ लगा है टुक। तो बच्चा हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और टुक क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इट शुड हैव बीन ही हैड टेकन, अगर इस टुक की जगह टेकन लिखा होता तो हम मान लेते कि ये सेंटेंस सही है। तो हैड के साथ टुक नहीं टेकन लगना चाहिए, तो पहला ऑप्शन फिलहाल गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन हैड के साथ हैड लगा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि दो दो हैड कैसे लग गए। ये जो पहला वाला हैड है ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, जो दूसरा वाला हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये टेकन के बदले में लगी है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन है ही अवॉइडेड हिज ब्रेकफास्ट, जब हम उससे मिलने उसके घर पहुंचे तो ही अवॉइडेड हिज ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट कोई अवॉइड नहीं करता भाई। और ये पास्ट इंडेफिनिट में था, ये तो फिर गलत हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों घटनाएं पास्ट इंडेफिनिट में होंगी नहीं, एक पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन इसका कौन सा था, ये बी वाला, ही हैड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सेड दिस, जब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने ये बात कही तो वी न्यू, हम जान गए whom he was eluding। तो whom he was eluding, अब ऑप्शन दिया है इंटेंडिंग, रिफरिंग और हिंटिंग।
तो एल्यूडिंग का तो सेंस ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने हमसे ये बात कही तो हम समझ गए कि उनका इशारा किसकी तरफ था। यहाँ मतलब हुआ कि उनका इशारा किसकी तरफ था, तो इशारा करने के लिए एल्यूड वर्ड नहीं आता। इंटेंड इरादे के लिए लगता है, ये भी नहीं लगेगा। रिफरिंग टू, हाँ ये हो सकता है कि उनको वो किसको रिफर कर रहे थे, उनका इशारा किस तरफ था। हिंट संकेत करने के लिए होता है, लेकिन ये मेंशन करने के लिए नहीं आता है। ये जैसे एग्जाम वगैरह में कोई किसी की मदद करना हो, मान लो ऑप्शन 1 2 3 4 क्वेश्चन के ऑप्शन है ABCD, तो आदमी बोलेगा 1224, 1234 ABCD, ये आंसर वैसे हो जाता है। तो किसी ने बोल दिया 35, इसका मतलब एक का 3 हो गया, एक का 5वां हो गया। तो इस तरह की चीज़ें कहना हिंट करना होता है, मतलब कार्य सब जो हो रहा है उसमें थोड़ी सी मदद मिल जाए। तो ये गलत ही है, तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इंटेंड इरादा के लिए लगता है और हिंट लगता है इस तरह से संकेत कर देने के लिए, जबकि यहाँ है उनका कहने का तात्पर्य क्या था या वो किसकी ओर वो संकेत कर रहे थे। तो रिफरिंग टू सबसे अच्छा ऑप्शन है इसमें, इसलिए 19 का ऑप्शन होगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आइए देखें इसमें क्या है। द डॉक्टर रीअश्योर्ड दैट द ऑपरेशन वाज अ रूटीन वन। द डॉक्टर रीअश्योर्ड दैट, डॉक्टर ने आश्वस्त किया। रीअश्योर्ड क्या होता है, आश्वस्त किया कि द ऑपरेशन वाज अ रूटीन वन। सेंटेंस में तो कहीं कोई गलती नजर नहीं आ रही है, यहाँ वाज लगा है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, दोनों पास्ट में है। और डॉक्टर ने आश्वस्त किया, नहीं ये गलती नजर आ रही है, क्योंकि गलती ये है कि रीएश्योर एक ऐसी वर्ब है कि उसका सुनने वाला जरूर होना चाहिए। जैसे आप किसी को आश्वस्त करेंगे तो आश्वस्त किसे करेंगे, यहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का आना बेहद जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट के रीएश्योर्ड वर्ब यूज नहीं की जा सकती। तो देखें जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वही ऑप्शन हो सकता है। रीएश्योर्ड के बाद मी इसमें लिखा हुआ है, यही ऑप्शन होगा, और किसी में रीएश्योर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो 20वें का ऑप्शन हुआ बी। इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब इस डिस्कशन के बाद भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट वगैरह रह गया हो या कोई चीज़ ऐसी है जो क्लियर नहीं हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वहीं पे बता सकते हैं तो अच्छी बात है, वहाँ पे ना समझ में आए तो आप बताइएगा, हम लाइव आके 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर की भी लाइव क्लास होगी, जितना आपके क्वेश्चन होंगे उनको बता देंगे, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग फिर 20 क्वेश्चन का इम्प्रूवमेंट का ही यही सेंटेंस जो आज कर रहे थे, यही सेगमेंट 20 क्वेश्चन का कल भी करेंगे। परसों कोई चीज़ बदलेंगे, फिर ऐसे सप्ताह में जैसे केवल एरर नहीं करेंगे, केवल इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, चीज़ों को बदल बदल के करते रहेंगे। और जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि हमारा क्या होगा, तो आप लोग परेशान मत होइए, बैंक के लिए भी सेगमेंट्स लेकर के आएंगे। अभी शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सब चीज़ सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को इतना टाइम देने के लिए, आप लोगों ने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल।